हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? ऑडिबल ऑडिबल। ऑल राइट। चलो भाई। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ आवर चैप्टर सॉल्यूशंस। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दो, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इन द चैट बॉक्स फटाफट से बता दो, ऑडिबल, विजिबल, ऑल, क्लियर 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 क्लियर। हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? लॉन्ग टाइम नो सी, कितने दिन बाद मिल रहे हैं आज हम लोग। हाँ जी, एक बार बता दो यार, आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? सब सही है? ऑल गुड? आवाज क्लियर है? मतलब चैट्स क्यों चली गई आपकी भाई? चैट्स चैट्स चली गई क्या? आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई पड़ रही हूँ सही से? एक बार बता दो, एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो इस बात की। जल्दी जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे दो। तुम लोग की तो चैट्स ही चली गई मेरे पास से। आ गई आ गई चैट्स आ गई। ठीक है। वॉइस धीरे तो नहीं आ रही है बेटा? एक बार बताना वॉइस लो तो नहीं आ रही है? लो वॉइस हो रही है ना? रुको एक सेकेंड, रुको रुको रुको। अभी सही है? अभी देखो, अभी वॉइस सही है? हेलो। मैंने वो शायद तुमने धीरे कर दी थी यार उससे। मैंने कर दिया, रुको रुको, मैंने कर दिया, सही होगी होगी अब। यार मैंने कर दिया है वो -0.4। अच्छा ओके, ठीक है। ऑल राइट, अभी वॉइस सही होगी। पूरी टेक्नीशियन ही बन चुकी हूँ मैं धीरे धीरे। अभी वॉइस सही हो गई बेटा, अभी सही हो गई। चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो हाय एवरीवन। वैसे तो थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा फीवर है, तो हो सकता है वॉइस वैसे भी आपको खराब ही सुनाई दे रही हो। सो अभी सही है, परफेक्ट। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम, क्योंकि 2 दिन का हमारे बीच में गैप आ जाता है। इस गैप में दूरियां बढ़ जाती हैं। नहीं बढ़ती होंगी यार, नहीं बढ़ी होंगी, ऐसी कोई भी दूरियां नहीं हुई होंगी हमारे बीच में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, रिविजन करके आए होंगे। करके आए हो ना रिविजन? बताओ, करके तो आए हो ना रिविजन? ऐसा वैसा तो नहीं है कि अरे मैम आप बस बोलते हो, हम थोड़ी ये काम करते हैं। आई होप आप पढ़ के आए होगे, रिविजन करके आए होगे, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 5। एंड आज हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ही 2 प्रॉपर्टीज और पढ़नी है। एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी बेटा वॉइस सही है? अभी तो नहीं है वॉइस खराब? अभी वॉइस सही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, याद है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भूल भूल तो नहीं गए? याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता नेचर क्या है सॉल्यूट का, किस तरीके का सॉल्यूट है, शेप साइज, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ये डिपेंड करती हैं। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक कॉलिगेटिव थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम 2 और पढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? अगर आपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है तो आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों काफी सिमिलर होते हैं आपस में, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्ट डायरेक्टली विद डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे तो तुमने देखो केमिस्ट्री ली है तो तुमको उसी दिन डिप्रेशन आ गया होगा जिस दिन तुमने साइंस ली होगी, पर कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। जोक्स अपार्ट, चलो भाई। तो हमें पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट को आ गया होगा डिप्रेशन? नहीं 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 नहीं। थोड़ा सा इस कदर सुनना है इसको कि आपने लास्ट टाइम ये समझा था कि अगर हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाला था, पूरी कहानी को थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं, ठीक है? हमारे डोरेमोन के एनीवेयर डोर की तरह हम थोड़ा एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी याददाश्त में पीछे चलते हैं, तो फटाफट ऐसे रिकैप लग जाएगा, ठीक है? किश 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 ऐसे करके रिकैप चलते हैं। तो पिछले क्लास में अगर हम जाके सोचे, आंख बंद करके याद करें, तो हमने कुछ समझा था कि अगर हम एक तरफ एक बीकर ले ले, 3 बीकर ले लिए, तो हमने एक तरफ सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूशन, ठीक है? अगर हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट था, उसको मैंने सॉल्वेंट में डाल दिया, तो सॉल्यूशन बना होगा। ये जो सॉल्यूशन था इसका वेपर प्रेशर कम आ रहा था प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे जो मस्ट वॉलेटाइल थे, मतलब वेपराइज हो रहे थे।
सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ गए थे, वो खुद तो नॉन वोलेटाइल, खुद तो ऊपर जा नहीं रहे थे वेपर्स बनाने के लिए, और वो साथ ही साथ सॉल्वेंट को भी नहीं जाने दे रहे थे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। तो हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मेडिसिन ले लीजिए मैम, शेर को कोई डर नहीं लगता बुखार से बेटा। मतलब बेसिकली मुझे मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है लेना, तो मैं जब तक बहुत ही अता फीवर में ना चली जाऊं तब तक मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। बट मैंने एक मेडिसिन खा ली है पैरासिटामोल, शायद इसीलिए मेरे बॉडी में जो शक्ल में पसीना आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा, है ना। मुझे लगता है पैरासिटामोल का काम ही है, फीवर तो बाद में उतारता है, बस पसीना 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 पसीना। खैर मुझे पता है पसीना आने से भी फीवर उतरता है, बट इतना पसीना आ जाता है, इतना तो फीवर भी नहीं होता है, और 2 दिन बाद उतना ही फीवर दोबारा हो जाता है। तो पता नहीं क्या करता है पैरासिटामोल, कभी कभी लगता है, बट ठीक है ठीक है। चलो क्या करता है क्या नहीं करता है, पूरा उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है सारी चीजें। तो बताएंगे कभी, वो भी डिस्कस कर लेंगे, मजाक कर रहे थे तो हम। चलो, तो यहाँ पे सारी बात समझ में आ गई। अब हमने बोला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मैम ने क्या बताया था कि यार सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था, इस साइड बनाया था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो था वो कम था सॉल्वेंट से। तो हमने बोला कितना और इसको हीट करे, कितना और हीट करे कि इसका वेपर प्रेशर बराबर आ जाए। वापस से, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन से ज्यादा था, यस मैम, यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम था, यस मैम। कितना और हीट दे कि इसका वेपर प्रेशर बराबर आ जाए, कितना और हीट दे कि इसका वेपर प्रेशर बराबर आ जाए। तो इसी को कह रहे थे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट कर दिया बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बस इतना दिमाग में रखोगे ना, ये सारे एक्शंस दिमाग में रखोगे ना, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। आई स्वेयर ये सब बेटा आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसी एक्शन समझना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था, सॉल्वेंट का ज्यादा था, तो हमने बोला अगर हम इसके वेपर प्रेशर को बढ़ा दें सॉल्यूशन के तो बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर। एक और काम भी तो कर सकते थे, हम इसका वेपर प्रेशर कम भी तो कर सकते थे, बस वही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वापस से मैम, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ा रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बोला सॉल्वेंट का भी तो कम कर सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहीं से पूरी कहानी रिलेट करेगी, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में से फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है मैम? एक ऐसा पॉइंट जिसमें कोई चीज फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि मैम लेट्स से एग्जांपल, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, 0 डिग्री पे वाटर जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट करता है, यस मैम। तो फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन आएगी, ये डेफिनेशन तो आप पढ़ के आए हो कि भाई ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई चीज फ्रीज होना स्टार्ट हो, अपने लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाए, उसे आप बोलते हो फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि वाटर का 0 डिग्री होता है, यस मैम। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन होती है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का जिसमें वो बेटा चेंज करता है अपने स्टेट को लिक्विड से सॉलिड में। एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जिसमें जो लिक्विड है उसका स्टेट चेंज होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे आप बोलते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हो, ठीक है। सुनना सुनना, ध्यान सुनना, हमने क्या बोला? हमने बोला फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है किसी भी लिक्विड का जिसमें वो चेंज करता है अपने स्टेट को लिक्विड से सॉलिड में, जिसमें वो अपने स्टेट को लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये भी टर्म याद रखना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है एक ऐसा अमाउंट जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सोल्यूशन का कम हो जाए फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो कम हो जाए, जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाए, यानी कि दोनों का भी इस टाइम पे बराबर आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं एक इमेज के थ्रू आपको दिखाऊं इसको, तो देखो 0 डिग्री पे प्योर सॉल्वेंट है ना, डेल्टा टीएफ। और अच्छा, ये तो खैर हम ग्राफ से ही समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, मैं यहाँ पे आपको इसका ग्राफ बना के दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। अब ग्राफ को समझना, एक साइड ले लो टेम्परेचर, एक साइड ले लो प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर बोल दो, प्रेशर बोल दो, ठीक है। यहाँ पे 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो, 1 atm 1 बार क्या है बराबर ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो अब सुनना इसका ग्राफ कैसे बनेगा। प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, प्योर सॉल्वेंट बोल लो या सॉल्वेंट एट लिक्विड स्टेट पे बोल दो, है ना, लिक्विड स्टेट वाला सॉल्वेंट। लिक्विड स्टेट में जो प्योर सॉल्वेंट है वो कुछ इस तरीके से है। सबको पता है सॉल्यूशन का ग्राफ इससे नीचे बनने वाला है, सबको पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। तो सॉल्यूशन का ग्राफ लेट से मैंने बोला कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। एक ऐसा टेम्परेचर आया होगा जिसमें दोनों बराबर हो गए होंगे, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें दोनों बराबर हो गए होंगे, यस मैम, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बनेगी और उसी एक्स्ट्रा चीज को आपको याद करना है। यहाँ पे जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो ये 2 स्टेट में है।
आपने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी? ध्यान सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ाई मैम ने। मैम ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे जो हमारा सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में है वो चेंज हो रहा होता है सॉलिड स्टेट में, जो लिक्विड स्टेट में है वो चेंज हो रहा होता है सॉलिड स्टेट में। तो यानी कि आपके पास दो तरीके के सॉल्वेंट है, एक जो लिक्विड स्टेट में और एक जब चेंज होकर वो सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है तो वो भी है। तो आप यहां पे बनाओगे इसको कुछ इस तरीके से, सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड स्टेट में जब सॉल्वेंट है, सॉलिड स्टेट में जब सॉल्वेंट है उसको भी आप बनाओगे यहाँ पे और दोनों को जोड़ दोगे। अब जो ये वाला ग्राफ आया, ये वाला जो पॉइंट आया, ये क्या है? ये वो टेम्परेचर है मैम जो सिर्फ और सिर्फ किसका है? सॉल्वेंट का है। किसका है मैम? सॉल्वेंट का है, यानी कि T नॉट ऑफ F सिर्फ और सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है ये मैम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का। फिर ये कहीं पे जुड़ा, ये क्या है? ये है T ऑफ F, यानी कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर सोल्यूशन के लिए जब आप निकाल रहे हो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। और जो बीच का डिफरेंस आया, जो बीच का डिफरेंस आया सिमिलरली वही जो डेल्टा टीवी था यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टीएफ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और देखना, एक बार और देखो, एक बार और समझो, ठीक है? इसी ग्राफ को हम एक बार और ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे बच्चों को साथ साथ ग्राफ भी ड्रॉ करना आ जाए, ठीक है? तो आपने क्या करना है, पहले मैम इस तरीके से लाइन खींचनी है, एक तरफ रखना है हमें वेपर प्रेशर, एक तरफ हमें रखना है टेम्परेचर। रिपीट कर रही हूं मैं, जिसको समझ में नहीं आया वो समझ लो, ठीक है? टेम्परेचर रख दिया, वेपर प्रेशर रख दिया, कहीं पे 1 atm हो रहा होगा ये आगे चल के, ठीक है? यस मैम। अब आपने सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था कि मैम इस तरीके से ग्राफ होता है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पे है प्योर सॉल्वेंट, या जिसे हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं लिक्विड स्टेट में, सॉल्वेंट एट लिक्विड स्टेट, सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट, ठीक? और ये इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पे बन गया लेट्स से सोल्यूशन का ग्राफ, तो ग्राफ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? यस मैम। क्योंकि यहाँ पे जो आप सॉल्यूट ले रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले रहे हो वो नहीं, पर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो सॉल्वेंट है अपना वो कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट में भी तो बन रहा है, वो सॉलिड स्टेट में भी बन रहा है, तो उसका ग्राफ यहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा रहता है कई जगह, सॉरी फ्रोजन सॉल्वेंट, हाँ सही था, फ्रोजन सॉल्वेंट लिखा रहता है कई जगह पे, कई जगह पे लिखा रहता है सॉल्वेंट एट सॉलिड स्टेट, कुछ भी लिख लो, फ्रोजन सॉल्वेंट। थोड़ा सा टीपी सा ग्राफ बनता है, मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, एग्जैक्ट इमेज देख लेना, फ्रोजन सॉल्वेंट, ठीक है? ये यहाँ पे मैच कर रहा है। अब जहां जो मैच कर रहा है उसको उठा के नीचे ज्वाइन कर दो, लेट्स से ये यहाँ पे मैच कर रहा है, इसको यहाँ पे सोल्यूशन को पूरा ज्वाइन करो तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है। ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की बात हो रही थी तो ये है T नॉट ऑफ F, यहाँ पे सोल्यूशन की बात हो रही है T ऑफ F, दोनों का डिफरेंस डेल्टा TF। यहां से एक आपके पास आता है रिलेशन बिटवीन TF एंड T नॉट ऑफ F, जिसमें डेल्टा TF जो है वो बराबर है T नॉट ऑफ F माइनस T ऑफ F, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद रखना आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़ा था, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T नॉट ऑफ B, वो इसका उल्टा था। वहां पे TB में से सोल्यूशन के टेम्परेचर में से माइनस कर रहे थे सॉल्वेंट का टेम्परेचर, और यहाँ पे सॉल्वेंट में से माइनस कर रहे हो सोल्यूशन का टेम्परेचर। तो ये आपको दोनों चीजें दिमाग में रखनी है, ये दोनों चीजें भाई हमें दिमाग में रखनी है। कौन सी अटेंडेंस लग रही है भाई, ये क्या हो गया यार? तुम लोग की एक तो चैट्स पब्लिक कर देते हैं ना तो तुम लोग बहुत ही फालतू की बातें करने लगते हो, बहुत ही ज्यादा फालतू की बातें, है ना? तो चुपचाप पढ़ लो बेटा, चुपचाप पढ़ लो, एक दूसरे का मैसेजेस का रिप्लाई बाद में कर लेना, है ना? किसके टीम में कौन हो वो बाद में पढ़ लेना। टापुर थापुड़ ये कौन सा नाम है यार, ये कैसे कैसे नाम रख के आ जाते हो क्लास में? सबसे पहले तो ऐसे बच्चों को क्लास में आने से बैन करवाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ना? सबसे पहले ऐसे बच्चों को बैन करवाना पड़ेगा। बोलो आगे बढ़ जाए। लो वॉइस, अभी भी लो वॉइस आ रही है क्या बेटा? ऐसा मत कहो कि अभी भी तुम्हें लो वॉइस आ रही है, लो वॉइस अभी भी आ रही है क्या? एक बार बता दो, कंफर्म कर दो, अभी भी लो वॉइस आ रही है क्या? अभी भी आ रही है? अभी सही हुई? अभी तो आ रही होगी, अब सही हुई होगी, अभी सही हुई? बताओ जल्दी से एक बार बता दो, अब सही हुई? लो वॉइस होनी तो नहीं चाहिए यार। हेलो हेलो हेलो, लो वॉइस नहीं नहीं, हेलो हेलो हेलो, हाँ लग तो रही है यार। अब बताओ, अब सही हुई? अब एकदम सही मस्त आवाज आ रही होगी, बोल दो, कह दो हाँ मैम, हाँ मैम कह दो, हाँ मैम, एक बार सच सच बता दो एक बार, अब सही हुई? इस पे आएंगे वापस, बता रही हूँ मैं, पहले तुम लोग बात तो कर लो अपनी, बात नहीं छूटनी चाहिए ना, रोनाल्डो की टीम में हो किसकी टीम में हो ये बात नहीं छूटनी चाहिए।
है ना, क्या पता यही सब कुछ एग्जाम में आए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। अगर बाई चांस उसने ऐसा कहीं लिख दिया विच टीम यू सपोर्ट, है ना, फुटबॉल में या क्रिकेट में, तो फिर क्या लिख के आओगे? समझ रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना, है ना। एक दिन बस तुम लोग ऑफलाइन मिलो मुझे, एक ऑफलाइन क्लास तो हम डिजर्व करते हैं, तुम्हें लगता है कि नहीं लगता है? बताओ, हम क्या क्या कहूं मैं, सर लोगों से बात करूं क्या? हाँ तो लड़का लोगों से बात करूं क्या? हाँ बात करूं, सर लोगों से पूछूं? मुझे लगता है ये चीज पूछनी पड़ेगी। एक ऑफलाइन क्लास तो बेटा तुम जो डिजर्व करते हो ना, जो डिजर्व करते हो ना। मुझे एक बात याद आ गई, मेरे स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी, तो वो स्पोर्ट्स की एजुकेटर थी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एजुकेटर थी, तो वो ना पंजाबी सी थी, और वो ना हाइट में लाइक इतनी थी, मतलब ऑलमोस्ट मेरे बराबर, ठीक है। मतलब मैं इसको इसलिए बता रही क्योंकि मेरे क्लास के जो बॉयज थे वो बहुत लंबे लंबे थे। तो मुझे याद आ गया कि वो उनको पीटती कैसे थी। तो हम जब ग्राउंड में होते थे, तो उनको जब लड़कों को मारना होता था, तो एक होता है ना कि एक टीचर होता है ऐसे पकड़ता है फिर मारता है, नहीं, वो एकदम प्रॉपर ऐसे खड़े थे, फिर वो कूद के मारती थी। तो मुझे वो याद आ गया, उस पे हम नहीं जाएंगे। बट फिलहाल मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग मस्त एक ऑफलाइन क्लास में हम मुझसे मिलो, तुम सब बैठे हो, फिर उसके बाद मैं ऐसे आंसर्स पूछूं, हाँ बेटा बताओ, फिर कोई मतलब बढ़िया 2-4 मिनट, फिर तो मैं चाहूंगी कि बच्चे ऐसे बात करें कि किसकी टीम में थे, रोनाल्डो की टीम में थे, ये वो। फिर मतलब एक ऑफलाइन क्लास बस मिल जाए ना बेटा, तुम्हारी मेरी पूरी एकदम जन्मों जन्मों के सपने पूरे हो जाए। अरे ये तो मैं पढ़ाने के लिए कर रही हूँ, है ना, ये तो पढ़ाने के लिए जरूरत है तुम्हें, है ना, ये तो मैं तुम्हें प्यार करने के लिए कर रही हूँ ऐसे ऐसे, समझ रहे हो तुम डिजर्व कर रहे हो बहुत कुछ जो तुम्हें ऑनलाइन में मिल नहीं पा रहा है, समझ रहे हो तुम ठीक है, लखनऊ में मीटअप करवा लो, हाँ ऐसा कुछ ना कुछ तो ऐसा निकालेंगे इसका सोल्यूशन, है ना, कोई तो सोल्यूशन इसका निकलेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, और तुम बेटा बहुत गंदा जाओगे, बहुत गंदा जाओगे, ठीक है खुद खुद के हाँ कर सकते हो। चैट प्राइवेट बेटा हो नहीं सकती ना, अभी स्टूडेंट आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है, 2-3 दिन का इश्यू है ऐप में, चैट प्राइवेट नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट आईडी से हूँ। चैट प्राइवेट कर दोगे मुझे ही नहीं दिखेगा कुछ भी, तो इसलिए, लेकिन 2-3 दिन बाद मैंने बात कर ली, सही हो जाएगा सब कुछ, फिर सही होने दो तुम। चलो वापस आ जाओ, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। तो ये है भाई डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, ठीक है। डेल्टा टीएफ है क्या मैम? हम तो भूल गए, हम तो बेवकूफ बच्चे, हम थोड़ी पढ़ते हैं मैम। डेल्टा टीएफ है चेंज टेम्परेचर चेंज, ठीक है, इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट टीबी के लिए होता है। टी नॉट ऑफ एफ क्या है? टेम्परेचर, या ऐसे लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है इसमें। अच्छा, जो डेल्टा टीएफ है, जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, सेम जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टीबी होता है, सेम है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ठीक है, यस मैम। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो ऑफ कोर्स एक कांस्टेंट लगाओगे, है ना, तो यहाँ पे जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम, कांस्टेंट आता है केएफ। डेल्टा टीएफ का मतलब समझो, डेल्टा टीएफ तो समझ गए, एंड टेम्परेचर चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर चेंज, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। केएफ क्या है? इसके दो नाम होते हैं, एक होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको आप मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। एम इज ऑफ कोर्स मोलालिटी, मोलालिटी जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला है। केएफ का यूनिट सबको पता होगा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी, केबी की जो यूनिट है वही केएफ की यूनिट है, ठीक है, तो वही है केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाती है। अच्छा, आप मुझे बताइए बेटा, डेल्टा टीएफ को आप किस में रखते हो? ऑप्शन ए, डेल्टा टीएफ को किस में रखते हो? केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, किस में रखते हो? ए बी सी, बताओ डेल्टा टीएफ को किस में रखते हो, यूनिट किस में रखते हो इसकी, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। ये बेटा कांस्टेंट है, ये कहां से आया? नहीं, ये कांस्टेंट है,
ये इसका कांस्टेंट है। मैं पूरा रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लो तुम। केल्विन में ठीक है, केल्विन में ठीक है, ए पक्का पक्का ए। जितने भी ए वाले हैं, जितने भी सिर्फ ए वाले हैं या सिर्फ बी वाले हैं या सिर्फ सी वाले हैं बेटा, उन्हें कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बोल रही हूँ। मैं आपको 11th में भी ऐसे मैंने आपको एडवाइस दी थी, आई गेस आप समझ नहीं पाए, फिर से बेटा वही एडवाइस है, सेम एडवाइस रहेगी आज भी, कि बस आपको क्या करना है, इतना सा पानी लेना है जिसे कहते हैं चुल्लू भर पानी। समझ रहे हो, आगे तुम जानते हो उसकी बात। इतना पिटोगे ना तुम लोग मुझसे। हाँ, मैम ने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, व्हेन इट कम्स टू डेल्टा, डेल्टा माने चेंज, डेल्टा माने चेंज, समझ रहे हो, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, समझ रहे हो, पिट जाओगे। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और जो चेंज होता है वो चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो चलता है, ठीक है। तो इसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती। चेंज मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो आ रहा है, तो वो केल्विन में हो डिग्री सेल्सियस में हो, तो आपको बार बार उसको बदलना नहीं है। मैं टी नॉट एफ और टी एफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेल्टा टी एफ की बात कर रही हूँ। जो चेंज होता है उसे आप इस तरीके से लिख सकते हो किसी भी यूनिट में, ठीक है, तो उससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। चलो भाई, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं आया तो हम इसको और अच्छे से समझते हैं एक बार, ठीक है। पूरा रिपीट करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं इतना डेप्थ में वापस पूरा एक एक क्या बोलते हैं डायग्राम नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम बना चुके थे, तो बस इसको ओवरव्यू की तरह ओरली समझो कि जो भी हमारे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, अगर आपने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो। ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो, ठीक है, यस मैम। तो अगर मैंने आपसे बोला दोनों का वेपर प्रेशर बराबर करना है, तो क्या करो, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कुछ कमी कर दो, है ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम कर दो, तो भी ये बराबर आ सकता है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो अपना सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट से, हम पूरा सॉल्यूशंस चैप्टर के हिसाब से इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है उसका स्टेट सॉलिड में, लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है हमारे पास लिक्विड स्टेट वाला सॉल्वेंट, एक है फ्रोजन सॉल्वेंट जो कि सॉलिड स्टेट में सॉल्वेंट चला गया, और एक है हमारे पास सोल्यूशन। तीनों को हम ग्राफ में शो करते हैं। अगर ग्राफ में शो करने की बात करते हैं तो देखो, अब देखो इस तरीके से इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनता है। लिक्विड सॉल्वेंट का पहले ग्राफ बनाया, एक साइड टेम्परेचर एक साइड वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर का प्रेशर बढ़ता है, ये हमको पता है बात, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब सॉल्यूशन में भी सेम है, पर सॉल्यूशन का ग्राफ हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, तो वेपर प्रेशर कम रहता है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन का ग्राफ। अब ये कहीं पे मिला होगा, ये कहीं पे मिला होगा, और ये मिला किससे रहे? फ्रोजन सॉल्वेंट के ग्राफ से। फ्रोजन सॉल्वेंट कुछ इस तरीके से। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉल्वेंट फ्रोजन है सॉलिड स्टेट में, तो उसका वेपर प्रेशर तो इन दोनों से स्टार्टिंग में कम रहा होगा, तो इस वजह से इसको यहां से ड्रॉ किया। भाई आप खुद से सोचो ना, कोई चीज फ्रोजन है, बर्फ का वेपर तुम बात कर रहे हो, तो सबसे देर में बनेगा ना। सॉलिड स्टेट के तो वेपर्स देर में बनेंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल सबसे पास हैं, तो इसका वेपर प्रेशर इनिशियली सबसे नीचे है। अब इसको ऐसे ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे ये बराबर आ गए इसको मैंने टेम्परेचर से डिनोट कर दिया, ठीक है मैम, समझ गए, इसको हमने टेम्परेचर से शो कर दिया। टी नॉट ऑफ एफ का मतलब क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है प्योर सॉल्वेंट का, देखो प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और ये टी ऑफ एफ क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये सॉरी टेम्परेचर है ना, टी एफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों के बीच में जो चेंज आया उसको आप बोलोगे डेल्टा टी एफ, और डेल्टा टी एफ होता है क्या? टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको याद हो वो वाला ग्राफ जिसमें हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो एक साइड टेम्परेचर एक साइड वेपर प्रेशर, और ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे 1 बार रख दिया था, 1 एटीएम रख दिया था, ठीक है, इसको ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था, ये था सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि टीएफ, ये था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉरी टीबी, टी नॉट ऑफ बी डेल्टा टीबी। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि वहां पे डेल्टा टीबी बराबर था टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी से। ग्राफ से पूरा रिलेशन याद रखना, टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी वहां पे होता था, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा टीएफ क्या है? देखो टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना। ये पूरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में चीजें थी। अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं वापस से रिपीट करने के लिए। तो डेल्टा टीएफ का एक फॉर्मूला तो पता चल गया, टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ। यहीं पे डेल्टा टीएफ देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोलालिटी के, और इसी से तो पता चलता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रहा है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे जो भी चीज डिपेंड कर रही होती है वही हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
तो क्योंकि ये डिपेंड कर रही है तो ये हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो केएफ होता है। केएफ को आप बोलते हो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केबी को क्या बोलते थे बताओ जल्दी से, केबी को आप क्या बोलते थे, केबी को क्या बोलते थे बताओ, केबी को क्या बोलते थे? केबी, केबी ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। वो कौन सा कांस्टेंट था? हाँ ये कांस्टेंट अजीबोगरीब से नाम वाले लग रहे हैं ना, मस्त एकदम मस्त सा नाम है ना इसका। बताओ केबी क्या होता था? मैंने जब 12th में जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे याद है, मुझे सबसे ज्यादा मजा आती थी ये दोनों नाम बोलने में, ऐसे ऐसे फ्लेक्स करती थी, अरे यार वो वहां ना केबी लगेगा, दैट इज ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मुझे बहुत मजा आती थी ये करने में, क्योंकि होता है ना जब किसी को कुछ नहीं आता, उसको एक दो चीजें आ जाती है तो वो अपने आप को बहुत ही टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझ रहा होता है। मेरा वो वाला हाल था केमिस्ट्री में। तो मुझे याद है आई गेस 4-5 महीने हो गए थे, है ना, ऐसा नहीं है कि एक महीने में फ्लेक्स नहीं किया था मैंने। 4-5 महीने बाद मुझे मेरी असलियत पता चली थी, तब मैं अपने फ्रेंड्स के सामने, यार वो एक्चुअली सॉल्यूशंस चैप्टर इज इजी, हाँ उसमें ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वो सब इजी लगता है यार, बट ये इसमें चैप्टर में नहीं। तो ऐसे मैं ओवर एक्टिंग करती थी उस टाइम पे, क्योंकि तब 4 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं ही पूरी क्लास में हूँ जिसको सिर्फ सॉल्यूशंस चैप्टर आता है। 4 महीने बाद मेरे को रियलाइज हुआ था ये, जब मैं सबसे ये बातें करती थी ना, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ओ शिट, ओ माँ गो, ये सारे बच्चे तो बहुत सारा पढ़ चुके हैं, ये मेरे दोस्त कहने लायक नहीं है। तो वो बहुत सारा पढ़ चुके थे। केमिस्ट्री की मैं केवल बात करूँ, मैथ्स साइंस में मैं बहुत आगे थी, फिजिक्स में भी ठीक था, केमिस्ट्री में बड़ा ही खराब हाल था यार उस टाइम पे। तो मैं ऐसे फ्लेक्स करती रहती थी, और फ्लेक्स करते करते धीरे धीरे जब फिर वो लोग बोल देते थे कुछ, तो मैं सोचती थी ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, फिर मैं समझ नहीं पाती थी उन लोग की लैंग्वेज, बहुत ही डिफरेंस आ गया था मेरा और उनके बीच में। तो 4 महीने बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसने एक चैप्टर पढ़ा है, फिर मुझे उनसे नफरत हो गई अपने दोस्तों से। आगे बढ़ जाए, वेरी गुड, इट इज ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते थे, ठीक है। आज मोमेंट पिट जाओगे तुम लोग मुझसे पढ़ रहे हो, मैं खुद से नहीं पढ़ती थी बेटा उस टाइम पे। अगर मैं खुद से पढ़ रही होती तो मैं बहुत इंटेलिजेंट होती, समझ रहे हो। लेकिन तुमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या हुआ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी? आपको तो मिली है ना, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आपके साथ ये आस मोमेंट अगर हो गया, मैं पीट दूंगी, बता रही हूँ। इसमें आस मोमेंट बोल मत देना, हाँ मेरी बेइज्जती कर रहे हो आस मोमेंट बोल के तुम लोग, इसमें तुम मेरे जैसे नहीं होने चाहिए हो। चलो, तो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके कुछ एप्लीकेशंस लिखे होंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एग बॉईल वगैरह करते हो, है ना, तो नमक डाल देते हो, तो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होता था, वेपर प्रेशर कम हो जाता था, है ना, क्या कहते हैं, कम हो जाता था कह रही हूँ, और वो कम टाइम में मतलब बॉईल हो जाता था, ठीक है। तो हमने ये पूरे एप्लीकेशन पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी कुछ इस तरीके से, जैसे रशिया या कुछ ऐसी जगह जहां पे बर्फ जम जाती है ना, तो वो भी इसको यूज करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जहां पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, जैसे सॉल्ट हो गया, ग्लाइकॉल हो गया, है ना, जब आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लेते हो, वेयर एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, जब आप डालते हो जैसे पानी वगैरह में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट आपने डाल दिया, तो वो कम कर देता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, कम कर देता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पे एलिवेट करता था, यहाँ पे डिप्रेस कर देता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है, मेल्टिंग आइस ऑन रोड्स यूजिंग सॉल्ट। तो नमक वगैरह डाल के वो क्या करते हैं, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे कम करते हैं, है ना। तो ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, ये सारी चीजें होती है, तो वो क्या करते हैं, वहां पे खूब सारा नमक डाल देते हैं। खैर वो मशीन्स वगैरह भी आती हैं, उससे भी काम होता है, पर अगर मशीन आने में देर हो रही है कुछ ऐसा और बर्फ बढ़ती जा रही है, तो वहां पे नमक डाल दिया जाता है। वो क्या करता है, कम कर देता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है। प्राइमरी एप्लीकेशन इंक्लूड मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स यूजिंग सॉल्ट, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा सेम चीज, कि जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिया, तो कम हो गया वेपर प्रेशर, सेम चीज हमने पढ़ी, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल भी यूज कर सकते हो ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजेस वगैरह में, है ना। आइसक्रीम्स वगैरह इसमें यूज की जाती हैं। किसी ने देखा है, कभी कुल्फी खाई है आपने, वो जो ठेले वाली कुल्फी होती है, ये मतलब ऐसे ब्रांडेड की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो बहुत ही प्रॉपर ठेले पे निकलती थी, है ना, तो वो कुल्फी में एक नमक का हल्का सा टेस्ट आता है, याद है किसी को याद है, हल्का सा, एकदम हल्का सा, बहुत लाइटली सा नमक का टेस्ट आता है। खाइए वाली कुल्फी जो प्रॉपर ठेले वाली होती है, तो उसमें जो हल्का सा नमक आता है, वो क्यों आता है? तो पहले मुझे लगता था कि यार ये हम लोकल खाते होंगे तो इसलिए टेस्ट नमक का आता होगा, पर ऐसा नहीं है। वो दरअसल कह सकते हो थोड़ा बहुत रीजन, बट इसका थोड़ा रीजन जो है, वो रीजन क्या था कि वो नमक इसलिए डालते थे ताकि वो देर तक रहे, उसका जो आइस है वो जल्दी मेल्ट ना हो, है ना।
उस टाइम पे ये किया जाता था, तो वो अलग कॉन्सेप्ट लगता था पूरा, मतलब मैं आपको एक हिंट बता रही हूँ, तो वहां पे क्या होता था, वो नमक वगैरह ऐड कर देते थे, है ना। क्या यहाँ पे चीजें पूरी अलग है, यहाँ पे तो ये बता रहे हैं कि बर्फ को हटाना कैसे है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग ऑफ आइसक्रीम वगैरह में भी इसको ऐड किया जाता है। एंड डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो जब मोलर मास आप निकालते हो, जो आप क्वेश्चंस में निकालोगे न्यूमेरिकल्स में, वो भी यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बार सोच के आना जरा, ये आपका होमवर्क भी है कि वो नमक का एग्जैक्ट यूज क्या होता था आइसक्रीम में, इसको हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मुझे याद दिला देना, है ना। नमक का आइसक्रीम में यूज क्या होता था एग्जैक्ट, फ्लेवर तो देने के लिए होगा नहीं भाई, अगर वो इतनी मीठी आइसक्रीम तो मीठी होनी चाहिए ना, तो उसका हल्का फुल्का जो एक इफेक्ट होता है वो क्यों रखा जाता था, ठीक है। वैसे मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बट अभी बहुत मेस सा हो जाएगा इसमें, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक बार पूरा आप सोच के आना कि आइसक्रीम में नमक का क्या लेना देना है, और वो किस तरीके से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी दिमाग में सोच के रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेरे ख्याल से आप समझ गए, सॉल्वेंट का अगर फ्रीजिंग पॉइंट गिराना है तो आप क्या करते हो, आप उसमें डाल देते हो कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नमक, इथाइलिन ग्लाइकोल, कुछ भी, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो, तो इस तरीके से बर्फ जो है वो हटाई जा सकती है। तो उसके बाद ऑफकोर्स जब बहुत ज्यादा बर्फ बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स आपको क्या करना पड़ता है, मतलब मशीन वगैरह वहां पे बुलाई जाती है, बट ये इसका एक काम होता है, ठीक है। अब बताओ आगे बढ़ जाए, अब बताओ आगे बढ़ जाए, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। वैसे आंसर तो आप लोगों ने दे ही दिया है, ठीक है। टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, है ना, टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को कम करने के लिए। चलो 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 आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। लेट्स डू फ्यू न्यूमेरिकल्स, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले, कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले जल्दी से। परफेक्ट। What amount of ethanol must be dissolved in 1 kilogram of solvent as a water, मतलब solvent को माना गया है, so that it freezes at -2 degree Celsius. Freezing point of water is this, Kf for water is this, ठीक है। What amount of ethanol, C2H5OH, what amount मतलब given mass पूछ रहा होगा, है ना, given mass पूछ रहा होगा, ठीक है। मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 1 किलो, मैं आपको बेटा सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास यानी कि कल फिर से पढ़ाऊंगी, तो परेशान मत होना, है ना। कल मैं इसका एक कल क्यों पढ़ाऊंगी, मुझे 5000 बार रिपीट करने की आदत है, इसलिए नहीं, पर इसलिए क्योंकि आप एक और टॉपिक पढ़ोगे जिसको आप, जिसकी वजह से आपको वापस से सारी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको कल फिर से पढ़ेंगे सारी प्रॉपर्टीज को। व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल मस्ट बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, 1 किलोग्राम, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि डायरेक्टली किलोग्राम में है, so that it freezes at -2 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे बताएंगे ये क्या गिवन है, डेल्टा टीएफ है, टीएफ है, टी नॉट ऑफ एफ है, ये क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आपको दिया हुआ है, केएफ की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो ये थोड़ा आसानी क्वेश्चन दिख रहा है ये तो, है ना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम, है ना। डेल्टा टीएफ इज, यहाँ पे डेल्टा टीएफ बल्कि पुट करेंगे हम, है ना। केएफ कितना है, 186 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होल डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल से, किसी ने बताया ये क्या गिवन है, क्या गिवन है ये सोचो, ये क्या है, ये है टी नॉट ऑफ एफ, टी नॉट ऑफ एफ, है ना। व्हाट अमाउंट ऑफ इथेनॉल मस्ट बी डिसॉल्व्ड in solvent so that it freezes at this, ताकि ये इतने पे फ्रीज होने लग जाए, ताकि ये इतने पे फ्रीज होने लग जाए। तो आपको क्या लग रहा है ये कौन सी वैल्यू गिवन है, बताओ, टीएफ, टीएफ, टी नॉट ऑफ एफ, ओके, और बताओ, और कोई कुछ बताना चाहेगा इसमें, और कोई कुछ भी बताना चाहेगा इसमें। चलो भाई, तो बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ गए ऑलरेडी, टीएफ की ही ये वैल्यू है। डेल्टा टीएफ होता क्या है मैम, डेल्टा टीएफ होता है टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ। टी नॉट ऑफ एफ इज 0 डिग्री, तो 0 डिग्री, 0 माइनस टी ऑफ एफ इज माइनस का 2, ठीक है। के ऑफ एफ इज 186, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल, गिवन मास हमें पता नहीं है, एक्स मान लो या जो भी मान लो, एक्स मान लो। मोलर मास कितना है, इथेनॉल का मोलर मास आई थिंक कितना आएगा, 24 प्लस 6 प्लस 16 46 आ रहा है,
चेक कर लेना 46 आ रहा होगा, है ना, 46 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, आई गेस गिवन था 1, ठीक है, कर लेना बस, हो गया। 2 इज इक्वल्स टू 186 इंटू एक्स अपॉन 46, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 46 अपॉन 186, चेक कर लो कितना आ रहा है, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 46 2 जा क्या 9 19, कुछ करा क्या मैंने गलत, 2 3 जा 6, अच्छा 2 जा नहीं जाएगा, 2 जा नहीं जाएगा, चेक कर लेना यार कितने से जा रहा है, चेक कर लेना एक बार कितने से जा रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये आएगा 92 अपॉन 186, 92 अपॉन 186 आ रहा होगा, 3 जा, अच्छा नहीं जाएगा, चलो तो मतलब कुछ पॉइंट वाली वैल्यू आ रही होगी आई थिंक, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू बताओ, 49.4 ग्राम आएगा मैम, ठीक है, अराउंड कुछ आ रहा होगा ऐसा, चेक कर लेना, अराउंड कुछ आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, मतलब नियरली इक्वल टू समथिंग आ रहा होगा, 49 या जो भी आ रहा है, 50 बस 50 के आसपास आ रहा होगा, 50 नहीं आ रहा होगा एग्जैक्ट, बट 50 के आसपास आ रहा होगा, है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, पता है ये पॉइंट में होगा, इतनी बड़ी केएफ की वैल्यू नहीं होगी, ये पॉइंट में होगा कुछ, हाँ इसको पॉइंट में कर लेना, ये कुछ पॉइंट में होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट हटाओ नीचे 0 लगाओ, ये पॉइंट में करना, यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, पॉइंट लगाना, हाँ नहीं पॉइंट लगा लेना एक बार, ठीक है, एक बार रिपीट कर दूं, कुछ नहीं यार, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू एम लगाया, डेल्टा टी एफ होता है टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ, टी नॉट ऑफ एफ यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर क्या बोलते हैं टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट वाला, तो 0 डिग्री, और ये -2 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 वैल्यू आ गई। फिर केएफ की वैल्यू गिवन है, मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास 46 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसको चेक कर लेना, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, कैलकुलेट ही कर लूं क्या मैं सीधा कैलकुलेट ही कर लूं क्या, एक बार इसको मैं चेक कर लेती हूँ कितना आ रहा है, ये आ रहा होगा आपका कितना, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, तो x को एक साइड ले और इसको पूरे को एक साइड, तो 2 इंटू 100 इंटू 46, 9200 डिवाइडेड बाय 186, 49.46, 49.5 समथिंग आ रहा होगा, मतलब चलो नियरली इक्वल टू 49.5 आ रहा होगा, नियरली, ठीक है। तो मास जो आपको निकालना है, मास निकालना था, व्हाट अमाउंट ऑफ दिस, हाँ, तो मास इज इक्वल टू 49.6 ग्राम समथिंग आ रहा होगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक और एक्स्ट्रा बात बताऊं, मास जब निकालते हो तो ग्राम के टर्म्स में निकालते हो, मोलर मास में कभी ग्राम मत लिख देना, मोलर मास ग्राम पर मोल के फॉर्म में निकलता है, याद रखना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने मोलर मास निकाला है 46, तो 46 ग्राम पर मोल होता है, ये थोड़ा सा ये चीज माइंड में रखना, छोटी सी बात है पर याद रखना, कभी मोलर मास निकालने को आ जाए तो ग्राम पर मोल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10% सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड्स में पूछा गया है अराउंड 2023 के आसपास वाले में। 10% ऑफ सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिखो। 10% ऑफ सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है, इस लाइन का, जो आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो मैंने आपको बोला इनडायरेक्टली बहुत बार मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम पूछा जाता है, तो अभी इस पे हम आएंगे, ठीक है। तो देखो, एक तो मुझे सुक्रोज देखने को मिला और क्या मिला, ग्लूकोज देखने को मिला, तो एक सुक्रोज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन कुछ ग्लूकोज के बारे में दी हुई है, और बोल रहा है ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। 10% ऑफ सोल्यूशन का मतलब बताओ, 10% सोल्यूशन बाय मास, मैं सिर्फ आपको इसका सोच रही हूँ हिंट दूं, या जैसे बोलोगे, चलो जो भी बोलोगे करा देंगे, ठीक है। 10% ऑफ सोल्यूशन बाय मास का मतलब बताओ, मतलब मास बाय मास, मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन
dissolved in 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये पहले दिमाग में बैठो। अगर हमारा ओवरऑल सोल्यूशन 100% है तो वो बोल रहा है उसमें से 10% जो है वो सॉल्यूट है, 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मतलब ऑफ सुक्रोज मतलब 10% सुक्रोज है, यू कैन से सुक्रोज है ना, इन वाटर। तो बचा क्या 90%। और अगर इसको मैं ग्राम के टर्म में कन्वर्ट कर दूं तो हर चीज में ग्राम लगा दो, तो 90 ग्राम पानी है, 10 ग्राम सॉल्यूट है। और यही पूरी कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पहले तो आपको ये वाली बात समझनी थी, सबसे पहले हमारे बच्चों को ये वाली बात समझनी थी। आई होप समझ में आई भी होगी, ठीक है। चलो लिखते हैं इसको। तो मतलब हमारे पास सुक्रोज 10 ग्राम है, गिवन मास ऑफ सुक्रोज को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ 10 ग्राम है, ठीक है। वाटर यहाँ पे जो है सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास इज इक्वल्स टू 90 ग्राम हो गया इन वाटर, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। अब आप मुझे बताइए ये किसकी वैल्यू लग रही है, ये क्या है, टी नॉट ऑफ एफ, टी ऑफ एफ या फिर डेल्टा टी एफ, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस, ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ग्लूकोज का स्पेसिफिकली आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि आपको फाइंड करना है टी ऑफ एफ, आपको बताना है इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, टी नॉट ऑफ एफ आपको गिवन है, टी नॉट ऑफ एफ इज 273.15 केल्विन के टर्म्स में, ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे भी 10% है, यानी कि ग्लूकोज का मास भी, मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 10 ग्राम, है ना। और यहाँ पे भी सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर होगा उसका मास है 90 ग्राम। ये हमारे पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। टी ऑफ एफ सबने सही बताया है ना, ये सबने सही बताया कि ये हमारे पास मैम पूरी चीजें गिवन है। आगे बढ़ जाए, बताओ आगे बढ़ जाए। चलो अब इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्या कैसे होगा इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो, अब आपको दो कंडीशन है, सुक्रोज और ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज के आपको क्या बोलते हैं, कोई टेम्परेचर पूछ रहा है, ग्लूकोज का कोई टेम्परेचर पूछ रहा है, पर फिर सुक्रोज क्यों गिवन है। तो देखो पहले सुक्रोज के बारे में बात करते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, के एफ इंटू एम, यही होता है फॉर्मूला। यस मैम। डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये हमारा का पूरा फॉर्मूला है, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। टी नॉट ऑफ एफ कितना होता है, मतलब वाटर की बात हो रही है। अच्छा अगर ये गिवन भी नहीं होता तो भी हम लिख देते हैं। वाटर का क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट सबको पता है 0 डिग्री होता है, जिसे आप 273 केल्विन बोल सकते हो, और एग्जैक्ट बोलोगे तो 273.15, तो 273.15 माइनस टी ऑफ एफ कितना है, टी ऑफ एफ 269.15, 269.15। ये हमने लिखा नहीं क्या, नहीं लिखा तो लिख लो, ये टी ऑफ एफ गिवन है। किसके लिए है, सुक्रोज के लिए, सुक्रोज के लिए है, ठीक है। यस मैम, ये आ जाएगा इज इक्वल टू के ऑफ एफ इंटू गिवन मास सुक्रोज का कितना है 10 ग्राम मैम, मोलर मास सुक्रोज का निकाल लो। सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11, चेक करो कितना आएगा, 144 प्लस 22 प्लस 16 17, ठीक है। कितना आया, 10 11 12 1 कैरी 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 1 कैरी 1 2 3, 342 आ रहा है क्या, अराउंड 342 आ रहा होगा, होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट है 90 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है। एक बात अगर आपके दिमाग में आई, मैम ये दिया क्यों है ना, कुछ बच्चे सोच सकते हैं ये बात कि अरे मैम ये हम कर क्यों रहे हैं। आप सोचो ना मैम, क्वेश्चन में तो उसने ग्लूकोज के बारे में पूछा है, आप सुक्रोज के बारे में इतना कुछ निकाल ही क्यों रहे हो। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से सोचो जरा एक बार। अगर बेटा मैं बात कर लूं ग्लूकोज की, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं क्योंकि इसके लिए भी जगह चाहिए होगी ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं की डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, है ना, ग्लूकोज की कंडीशन में यही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप बोलोगे डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ है मैम वही टी ऑफ
नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ, है ना, इस तरीके से आप रखोगे फॉर्मूले में। तो टी नॉट ऑफ एफ की कोई वैल्यू है ना, टी ऑफ एफ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो पहली चीज। दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, केएफ इंटू एम। एम क्या है, वही सेम पूरा गिवन मास अपॉन मोलर मास सब रख दोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ना ही तो ये वैल्यू पता है और ना ही तो के ऑफ एफ की वैल्यू पता है। अगर दो वैल्यूज नहीं पता है तो आंसर निकालोगे कैसे? दो वैल्यूज नहीं पता है तो एक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? एक ही वैल्यू निकालने के लिए तो आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, यहाँ पे दो चीजें नहीं पता और पूछा ये गया है। लेकिन केएफ है क्या, ये कांस्टेंट होता है, यानी कि ये इन दोनों के लिए कांस्टेंट आ रहा होगा तो हम वहां से केएफ की वैल्यू निकाल रहे हैं। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ये लग रहा है तो मैंने आपको ये बात बता दी कि आपने पूरा प्रोसीजर पहला वाला इसलिए लगाया ताकि आप केएफ की वैल्यू निकाल लो बेटा, ठीक है। और केएफ आपने यहां से देखो निकाल ही लिया, चेक कर लो यहां से केएफ कितना आ रहा है। केएफ की वैल्यू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 70, 71, 72, 73, 4 आ रहा होगा ये, समथिंग समथिंग है ना, 4 के बराबर आ रहा होगा ये वैल्यू, ठीक है। केएफ एक साइड रखो, बाकी सब कुछ एक साइड ले जाओ। तो केएफ इस साइड रहेगा तो यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। 4 इंटू एक साइड लेके आओ 1000 अपॉन 90, तो यानी कि 342 इंटू 90 अपॉन 10 इंटू 1000। मेक श्योर आप इसको एक बार रीचेक जरूर करो, सारी चीजें सही होनी चाहिए, ठीक है। और इसी को उठा के आप यहाँ पे पुट कर दोगे केएफ की वैल्यू पे। केएफ की वैल्यू पे आपको उठा के इसको पुट कर देनी है। बताओ किसी किसी ये चीज समझ में आई? कितने बच्चों को पहले समझ में आ गया कि हमने सुक्रोज में क्या किया है? और इसको अभी सॉल्व मत करना, करना हो कर लो, 0 0 काट दो, थोड़ा बहुत ज्यादा सॉल्व मत करना, उठा के वहां पे आपको सॉल्व करना ही है। पहले मुझे बताओ किसी किसी ये वाली बात समझ में आ गई जो मैंने इस साइड लिखी हुई है? किसी किसी ये वाली बात समझ में आ गई जो हमने इस साइड लिखी हुई है? एक बार बता दो, एक बार बता दो जल्दी से। आई क्लियर हुई? पक्का पक्का कंफर्म वाला एकदम? छुट्टी 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 पिट जाओगे, छुट्टी कैसे कह रहे हो? चलो अब एक बार यहाँ पे सुनो, अब आगे की बात सुनो। अगर उतना समझ में आ गया तो एक बार आगे की बात सुनो, परफेक्ट। चलो अब डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। ये मैम ग्लूकोज की बात कर रही है, उठा के ये रख दो, एक जीरो कैंसिल कर दो। चलो अच्छा यहाँ से कर देते हैं ना, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दो, बाकी एज इट इज रहना तो लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ कितना है मैम? केएफ आया 4 ऐसा करती हूँ, केएफ को केएफ के ही कलर से लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है, इसी कलर से लिख रही हूँ ताकि आप याद रखो कि हमने ये वैल्यू यहाँ से उठाई है। 4 इंटू 342 इंटू 9 अपॉन 1000, ठीक, मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी क्या है मैम? वही गिवन मास अपॉन मोलर मास होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। गिवन मास ग्लूकोज का कितना है? 10 ग्राम। मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है? C6H12O6, आई थिंक 180 के आसपास आता है ना। 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6, 1272 प्लस 12 प्लस 6 1 कैरी 3 सॉरी कैरी 7 8 9 96 है ना। तो 10 180 है ना। वही सॉल्व करने की इतना जरूरत नहीं थी, थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में पहले से ही रखनी है आपको भी। ग्लूकोज 180 होता है मोलर मास होल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट 90 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? बल्कि अब इसको इतना भी मत करो, यहाँ पे लिख दो 1000 अपॉन 90, ठीक है। ये ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। अब काटा पीटी कर दो जो हो रहा हो भाई यहाँ पे, है ना। 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 9 2 18 0, ठीक है। 4 5 20, ठीक है। कितना आ रहा है? 342 अपॉन 9 5 45। चेक कर लो कितना आ रहा है डेल्टा टीएफ। यहां से डेल्टा टीएफ की कोई वैल्यू निकल के आएगी, बताओ जल्दी से कितनी आ रही है, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ नहीं निकालना है, टीएफ निकालना है बेटा। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ। टी नॉट ऑफ एफ कितना है? 273.15 है ना, माइनस टी ऑफ एफ आप यहां से यहां पे निकालना है। डेल्टा टीएफ बताएगा कोई कितना आ रहा है? कोई बता सकता है डेल्टा टीएफ कितना आ रहा है? डेल्टा टीएफ कितना आ रहा है? कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या मुझे? बताओ जल्दी से बता दो। 342 डिवाइडेड बाय 45, 7.6 है ना, 7.6। यहाँ पे मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, तुमको फटाफट अपने हाथ ही चलाने हैं, ठीक है। 7.6, ठीक है, तो उठा के रख दो 7.6। अच्छा एक और चीज,
डेल्टा एक चेंज होता है तो हमें केल्विन डिग्री इतना नहीं सोचना है, एक चेंज है तो एज इट इज लिख दिया उठा के, ठीक है। अब यहां से हमारा निकल के आ जाएगा टीएफ, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा टीएफ, टीएफ 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 टीएफ, ठीक है। तो टीएफ इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आ रहा है देखो, एक साइड करो टीएफ को, टीएफ एक साइड कर दिया मैम 273.15 माइनस 7.6, कैलकुलेट करो 273.15 माइनस 7.6 कितना आएगा 5, 11 माइनस 6 इज अगेन 5 पॉइंट लगा, 12 माइनस 7 इज व्हाट 5, ठीक है 6 2 265.55 है, ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या 265.55, चेक कर लेना आंसर 265, इसका सोल्यूशन लिखा होगा वैसे, लिखा हाँ 265.55 265.55, और क्योंकि आपने ये केल्विन में लिया था तो यहाँ पे केल्विन लिख दो। किसे किसे आया ये क्वेश्चन बताओ, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, किसे किसे क्वेश्चन समझ में आया। मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करूं क्या, एक बार पूरा क्वेश्चन वापस सुनो। दो कंडीशन दी थी, एक ग्लूकोज की एक सुक्रोज की, ठीक है। वो बार बार बोल रहा था 10% बाय मास, तो 10% का मतलब हम समझे कि 10% का मतलब है इतना सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। एक ओवरऑल अगर हमने 100 ग्राम का सोल्यूशन लिया है तो उसमें 10% सॉल्यूट है, तो बचा हुआ हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो सॉल्वेंट को हमने 90 मान दिया, 90 ग्राम, ठीक है। यस मैम, तो यही दोनों कंडीशन यहाँ पे थी, तो गिवन मास और मोलर मास और सॉल्वेंट का मास, तीनों चीजें हमने ऊपर लिख ली। अब इसके साथ साथ हमें देखना होता है कब टीएफ पूछ रहा है, कब टी नॉट ऑफ एफ पूछ रहा है, कब डेल्टा टीएफ पूछ रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे नहीं पता आप कंफ्यूज होते हो या नहीं, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी, तो बहुत पेशेंस के साथ देखा करो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले टी नॉट ऑफ एफ या टी नॉट ऑफ बी वाटर की कंडीशन में रेयरेस्ट चांस है कि आपसे पूछेगा, क्योंकि सबको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री, तो ये सबको पता होता है, ठीक है। जनरली मैं बात बता रही हूँ, जो आपसे बहुत कम पूछेगा क्वेश्चन, तो आपसे या तो डेल्टा टीएफ पूछता है या तो टीएफ पूछता है, ठीक है। अगर वो बार बार सोल्यूशन के लिए बोल रहा है, गिवन देखो है क्या, सोल्यूशन के लिए बोल रहा है, तो यानी कि वो आपको टीएफ की बात कर रहा है, ठीक। और जब भी वो आपको दोनों चीजों के बारे में बोल रहा है तो वो डेल्टा टीएफ की बात कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन ध्यान से देखना, 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट दिस, तो सोल्यूशन का कुछ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि टी ऑफ एफ की एक गिवन कंडीशन है। सुक्रोज के टाइम पे, सुक्रोज के टाइम पे ये टी ऑफ एफ गिवन था, है ना। और यहाँ पे देखो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर तो सबको पता है 0 डिग्री या 273.15 डिग्री केल्विन लिख दो, है ना, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब उसको हमने इस फॉर्मूले में पहले उतार दिया, पहले यहाँ पे आप आ जाओ कि यार अगर ग्लूकोज का निकालना है तो क्या क्या पता करना है, तो हमें पता चला कि हमें केएफ भी नहीं पता, हमें डेल्टा टीएफ भी नहीं पता, और हमें निकालना है टी ऑफ एफ, तो हमें उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। जस्ट गिव मी अ मिनट, हेलो हेलो जी भैया आप रख दीजिए, पेड होगा ना, हाँ 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 वही दे दीजिए आप। चलो पार्सल वे पार्सल, ठीक है। तो फिर इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब हमारे मिंत्रा वाले जो भैया है ना, वो भी एकदम यूज टू हो चुके हैं। अब वो पता है ऐसे तो मतलब उन्होंने कॉल कर लिया कुछ भी, वो जनरली तो पूछते ही नहीं है, रख के चले जाएंगे, पैसे कभी कह देंगे दे दीजिएगा दे दीजिएगा, वो एकदम यूज टू फ्रेंडली हो चुके हैं। उनको लग रहा है मतलब इतनी ज्यादा कम समय में, अगर सबसे कम समय में अगर आपकी किसी दोस्ती होती है तो वो डिलीवरी वाले भैया होते हैं ना, यूज टू हो जाते हैं, एकदम खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, हाँ हाँ दीदी कोई बात नहीं हम रख के चले जा रहे हैं ठीक है। चलो तो यहाँ पे समझो, इसको समझो, ये वाली बात सब समझ गए कि हमें दो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी, हमें टीएफ भी नहीं पता था और हमें केएफ भी नहीं पता था, तो दो चीजें निकालनी थी, तो हमने दूसरी कंडीशन में जब किया और दूसरी कंडीशन से हमने केएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि दूसरी कंडीशन में बाकी सब गिवन था। केएफ एक कांस्टेंट होता है, तो जो यहाँ है वही वहां पे रहेगा, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। बाकी तो पूरी आपकी हाथ की सफाई थी, वो होता है ना कि हम तुमको समझा सकते हैं किस तरीके से सिलाई होनी है, बाकी तो तुम्हारे हाथ की सफाई है, तुम कैसे कर रहे हो इस काम को, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हारे हाथ की सफाई है कि तुम न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व कैसे करते हो, कॉन्सेप्ट पूरा यही लग रहा है। और ये आपका क्योंकि एक बोर्ड्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक बोर्ड्स का क्वेश्चन है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। चलो भाई आगे बढ़ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या छुट्टी 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 करते रहते हो तुम लोग भाई, हाँ ऑस्मोसिस का मीनिंग समझो, चलो छुट्टी कर देंगे,
पहले ऑस्मोसिस का मीनिंग समझ लो, ऑस्मोसिस का मीनिंग समझ लो, ठीक है। सुनना ध्यान से, ऑस्मोसिस, आप में से कितने बायो के बच्चे हैं? हमारे पास बायो वाले बच्चे हैं, ऑब्वियसली होंगे, है ना। और यार नहीं भी होगा तो भी तुमने 10th में ऑस्मोसिस तो जरूर पढ़ा होगा, 10th में ऑस्मोसिस तो जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है? यस और नो बता दो, यस और नो बता दो। ऑस्मोसिस पढ़ा है सभी ने? ऑस्मोसिस पढ़ा है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है, कोई बताएगा? ऑस्मोसिस आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी वही ऑस्मोसिस है, थोड़ा सा बस आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझना है। ऑस्मोसिस एक मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। अब बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोअर से हाइयर या हाइयर से लोअर किस में मूवमेंट होता है मैम? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर higher concentration to their lower concentration। और ये हाइयर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में गैप क्यों? क्योंकि किस चीज की बात हो रही है वही यहाँ पे डिपेंड करती है। फ्रॉम देयर हाइयर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। अगर किसी भी बुक में इसका ऑपोजिट डेफिनेशन आपको देखने को मिल रही है, अगर किसी भी बुक में आपको इसकी ऑपोजिट डेफिनेशन देखने को मिल रही है, यानी कि आपको लोअर टू हायर देखने को मिल रहा है, तो बेटा वो सॉल्यूट की बात कर रहा होगा। हेलो, पेड नहीं है क्या भैया? बोला कितना पेमेंट है? 180। अच्छा, आप दे दीजिए, मैं, आप ऐसा करिए मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कोड या बार कोड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कितना, एक बार फिर से अमाउंट बताइए। ठीक है इसी पे कर दे रही मैं। मिंत्रा के अलावा भी पार्सल मंगा लिए थे थोड़े। चलो भाई जल्दी से बता पहले, ये किसको किसको समझ में आया? नहीं नहीं, गलत है या सही वाली बात नहीं बेटा, मैंने बोला ना गलत या सही वाली बात नहीं है। अगर यहीं पे आप सॉल्यूट लिख दो तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, लोअर से हाइयर हो जाएगा। अगर यहीं पे आप सॉल्यूट लिख लो तो लोअर से हाइयर हो जाएगा इन द चैट बॉक्स। किसे किसे ऑस्मोसिस समझ में आया? अच्छा एक और चीज, ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है? किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल्स हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, ये किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है? किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है? एसपीएम। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। तो एकदम सही बात लिखी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है, लिख लो इसमें आ गई, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो पार्टिकल्स को केवल एक तरफ मूव करने देती है, केवल एक साइड या सिंगल साइड, लिख लो सिंगल साइड, जहां पे मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। किसी एक को कहेगी जाओ 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 जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को रोक लेगी, एक तरफ के पार्टिकल्स को मूव करने देगी, दूसरे को नहीं करने देगी। दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैम इतना टाइम वेस्ट क्यों? अरे क्योंकि बेटा, क्योंकि ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसका भाई जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोसिस समझोगे तभी ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आएगा, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इतनी बात हमें दिमाग में रखनी है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की। जब आप बात कर रहे हो फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है। सॉल्वेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। सॉल्यूट की बात करोगे तो उल्टा कर देना, लोअर से हायर हो जाएगा सॉल्यूट की कंडीशन में। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी बात, क्योंकि कई बुक्स में लोअर टू हायर लिखा रहता है, कई जगह हायर टू लोअर लिखा रहता है। तो आपको आपके स्कूल के टीचर जिस भी तरीके से बोले तो आपको सुनना पड़ेगा ध्यान से कि वो क्या बोल रहे हैं।
अगर हायर टू लोअर है तो सॉल्वेंट की बात हो रही है, लोअर टू हायर है तो सॉल्यूट की बात हो रही है, ठीक है। जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है बेसिकली वहां से मूवमेंट होता है, जहां पे सॉल्वेंट कम है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये हमारा ऑस्मोसिस का मीनिंग हो गया, और ये हमेशा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन ऑस्मोसिस कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। हम ऑस्मोसिस को सिर्फ इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर समझना होता है, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए बेटा हम ऑस्मोसिस को समझते हैं। तो एक बार हम इसको रीड कर ले, क्या लिखा था यहाँ पे, ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब खुद से होने वाला मूवमेंट है सॉल्वेंट का, टिपिकली वाटर यहाँ पे आप लेते हो, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। देखो अगर लोअर है तो सॉल्यूट बोल रहा है और हायर है तो सॉल्वेंट बोलेगा, फ्रॉम देयर लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो लोअर टू हायर, अगर सॉल्यूट की बात कर रहा है तो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन लिखा रहेगा, है ना, तो वो सॉल्यूट की बात कर रहा होगा। और अगर कभी हायर से लोअर लिखा होगा तो वो सॉल्वेंट की बात कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारा होता है ऑस्मोसिस का मतलब। अब एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूं मैं, ताकि इस इमेज से भी हम समझ लें। देखो यही इमेज में बना भी हूं, इस इमेज में भी सेम चीज बनी हुई। मान लो एक तरफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, एक तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, ठीक है। आगे बढ़ने देगी, केवल और केवल एक साइड के पार्टिकल्स को आगे बढ़ने देगी, ठीक है। लेट्स से यहां बढ़ने दे रहा है, ठीक है। तो लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ, ये है हायर सॉल्यूट, और ये है लोअर सॉल्यूट, या उल्टा बोल देना, ये है हायर सॉल्वेंट, वो है लोअर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट की बात करो तो लोअर से हायर में देखो ये मूवमेंट होगा, पार्टिकल्स को मूव करने देगी। सॉल्वेंट्स दूसरे साइड से इस साइड पे नहीं होगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन एक हमारी एसपीएमए यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऑस्मोसिस सबको समझ में आ गया, बताओ, ऑस्मोसिस सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो वील कंटिन्यू विद दिस स्लाइड ऑस्मोटिक प्रेशर से। आज हमने पढ़ लिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे बढ़ जाए, ब्लैक स्क्रीन लिखने की जरूरत नहीं है, लैग लिखने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मतलब वाली दुनिया वाले इंसान हो तुम बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब वो वाली बात है ना कि छुट्टी का टाइम हो गया, मैम छुट्टी नहीं कर रही है, तो लैग लिख लो, ब्लैक स्क्रीन लिख लो, क्या बात है बेटा। वेरी इंटेलिजेंट बच्चा, वेरी इंटेलिजेंट। तुमने तो इंटेलिजेंट होने की सारी हदें पार कर दी हैं। इतना तुम पढ़ाई में ध्यान देते तो तुम्हारे 11th में भी अच्छे मार्क्स आते, आज तुम्हारी जिंदगी पूरी सवर चुकी होती, है ना, पर नहीं। So that's it for today। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा मजे मस्ती कर लो, बहुत ही शुरुआत के दिन है ना बेटा। तुम खुद ही दूसरे तीसरे चैप्टर तक तो तुम खुद ही हो जाओगे, अरे मैम पढ़ा दो, स्कूल में ये हो गया वो हो गया, हमें नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। So that's it for today। I'll see you all in the next class tomorrow। कल आपकी क्लास वापस से 5 बजे वाली ही है, तो 5 बजे मिलेंगे। कल हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मंडे या ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस याद रखना कल वाले सेशन में, क्योंकि वही ऑस्मोटिक प्रेशर से आप रिलेट करोगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में 5 बजे। तो पढ़ के आना, रिविजन करके आना, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको आने से पहले 15-20 मिनट रिवाइज जरूर कर लेना, विच इज योर एवरीडे होमवर्क। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।